क्लास एंड होप आप लोगों ने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री डे 1 और डे 2 के क्वेश्चंस कर लिए होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डे 3 के, जो भी मैंने आपको इंस्टाग्राम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। वो 6 क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या लिखा है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 6 - 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए और बी। ए और बी दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि लाइन ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेट्स हैं, और वहां पे एक पी पॉइंट है जो कि 6 - 4 पे क्या कर रहा है, ए और बी को डिवाइड कर रहा है। तो उसने पूछा है कि रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो पे वो डिवाइड कर रहा है वो रेशियो निकालने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आपके पास रेशियो निकालने के लिए बोले या फिर रेशियो गिवन हो, क्या हो, गिवन हो, ठीक है। तो जब आपके पास रेशियो निकालने के लिए बोले या रेशियो गिवन हो या फिर क्वेश्चन हो आपका कि एक लाइन है जिसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं, या फिर क्वेश्चन हो इस तरह का जिसके अंदर ट्राई सेक्शन वाली बात आ रही हो, ठीक है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चंस में आपके पास हमेशा आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो आपका क्या है, x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y = my2 + ny1 अपॉन में m + n, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये समझ में आ गया आपको कि रेशियो की बात होगी तो वहां पे आपने कौन से फॉर्मूले का अप्लाई करना है, सेक्शन फॉर्मूले को, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पे देखते हैं कि रेशियो निकालने हैं, और जब भी आपको रेशियो निकालना हो तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि लेट द रेशियो m/n बी k/1। मतलब जो आपके पास सेक्शन फॉर्मूले में m और n है उसको आपने क्या मानना है, k और 1 मानना है। सबसे पहला काम ये कर दो। अब आपके पास जो आपने यहाँ पे a और b लिख लिया, और यहाँ पे अब क्या लिखो, अब आप लिखो फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, x = mx2 + nx1 अपॉन में m + n, और y = my2 + ny1 अपॉन में m + n, ठीक है जी। अब आप यहां पे दे दो नाम, ये हो गया x1 y1, x2 y2, बीच में जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है उसका नाम हो गया x, y, और किस रेशियो में कर रहा है तो वो दे दिया मैंने k/1, दैट इज m/n। मतलब m हो गया आपका k और n हो गया 1, ठीक है। वैल्यूज उठाओ और यहां पे आपने सीधी सीधी पुट करनी है। देखो x क्या है 6, m क्या है k, x2 क्या है -8 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है 10 अपॉन में k + 1, ठीक है। फिर y देखो आपके पास क्या है, y है -4 = m, k है, y2 कितना है 3 प्लस n हो गया 1, y1 कितना है 6 अपॉन में k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है, k और +1 एक साथ है, तो ये दो अलग अलग टर्म्स हैं। तो आप जब इसको दूसरी साइड मल्टीप्लाई के लिए ले जाओगे तो क्या लगाओ भाई, ब्रैकेट लगाओ। कई बच्चे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं और सीधा k + 1 को वहां पे लिख देते हैं, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे k से, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ब्रैकेट नहीं लगाते, तो उन्हें ध्यान नहीं रहता और यहीं पे आंसर हो जाता है गलत, ठीक है। 8 को k से मल्टीप्लाई करा तो +- -8k हो गया। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करा 10, ठीक है। यहां भी सेम वही काम करा, -4 k + 1 = 3k + 6, 6k + 6 = -8k + 10, 6k 8 को उठा के इधर ले आए तो +8k = 10 इधर ही रहा, तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। यहां से माइनस का 8 था, इधर जाके वो प्लस का हो गया। ये 6 आपका एक साइड से दूसरी साइड पे आया तो क्या हो गया, साइन चेंज, दैट इज -6। 8 और 6 आपका कितना हो गया 14k = क्या बचा यहाँ पे 4, और k = हो गया 4 अपॉन में
14 मल्टीप्लाई है किसके साथ, k के साथ, तो दूसरी साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे हमने इसको कट किया तो 2/7, k के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो इसका मतलब k/1 आपके पास क्या आया, 2/7। अच्छा, अब यहाँ पे तो मेरे पास 2/7 आ गया, अगर यहाँ पे भी मेरे पास 2/7 आ गया तो इसका मतलब मेरा इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप पेपर में भी इसी तरीके से अपना चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर यहाँ पे ठीक है या नहीं, कि एक साइड का आपने वैल्यू निकाला तो क्या आया, k/1, और अगर दूसरी साइड का जो पहली साइड की जो वैल्यूज आ रही है वही अगर दूसरी साइड पे आ रही है तो कंफर्म हो जाएगा कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो मैंने आपको दिया था। देखो, उसने बोला है शो करो कि ये 4 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक ऑर्डर में लेने हैं जो कि वर्टाइसेस हो हैं किसके, स्क्वायर के। उसने सिर्फ ये बात बोली है कि ये शो करो कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट हैं अगर मैं इन्हें एक ऑर्डर में लिखता हूं तो ये क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर बनाते हैं। ये हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमारे को ना हमेशा एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि ये जो आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल है वो कौन से टाइप का है। ठीक है, अब कौन से टाइप का अगर उसने यहाँ पे पूछ लिया कौन से टाइप का है तो फिर आप उसमें कैसे बता सकते हो, आपको हर एक क्वाड्रिलेटरल की क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज। तो ऐसे ही यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आप जब ही बता सकते हो जब आपको स्क्वायर की क्या पता हो, प्रॉपर्टीज। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है कि स्क्वायर की सारी साइड्स की लेंथ जो होती है वो क्या होती है, सेम। तो इसका मतलब EF किसके इक्वल है, FG के, FG किसके इक्वल होगा, GH, और GH HE। ठीक है, इसका मतलब EF इक्वल होना चाहिए FG, इक्वल होना चाहिए GH, इक्वल होना चाहिए HE। अगर ये चारों लेंथ आपकी इक्वल आ रही है तो ये क्या है, स्क्वायर है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हम इसके डायगोनल्स भी देखेंगे कि डायगोनल्स भी क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब EF इक्वल, सॉरी EF कह रहा हूं यहां पे आपके पास डायगोनल क्या है, E और G, EG किसके इक्वल होना चाहिए, FH के। ठीक है, तो ये आपके डायगोनल्स हैं। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो इसका मतलब कि ये आपका स्क्वायर है। अब कैसे सेटिस्फाई करोगे, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए आएगा तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है अच्छा, तो यहां पे हमने क्या करा, सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, EF, पहले हम निकालेंगे EF का। ठीक है, तो EF को डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे आपके पास E क्या है, E है -4, और F क्या है, -1, -1। ठीक है, इसको x1 y1 नाम दे दो, इसको x2 y2 नाम दे दो। ठीक है जी। अच्छा, बस जैसे जैसे नाम दिया है वैसे वैसे इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर दो। x2 क्या है, -1, और x1 क्या है, -4। देखो अब यहां ध्यान रखना, x2 आपके पास क्या है, -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और x1 क्या है, -4। तो दो साइन एक साथ नहीं लिखे जाएंगे तो क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट। ये ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी है कि भाई आप अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप माइनस को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जिसकी वजह से उसका साइन चेंज नहीं होगा और आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए ब्रैकेट लगाओ ताकि आपको ये ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं साइन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो y2 क्या है, -1, फिर फॉर्मूले का माइनस, और y1 क्या है, 4। ठीक है, होल स्क्वायर। नेक्स्ट, -1 माइनस माइनस प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर प्लस -5 और उसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट आया आपके पास क्या, 3 और उसका स्क्वायर प्लस 5 -5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर को खोल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। तो आंसर क्या आया, अंडर रूट में 34 यूनिट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास EF जो आया वो हमारे पास क्या आया, √34। तो हमारे पास FG वो भी क्या आना चाहिए, 34, GH वो भी क्या आना चाहिए, 34, HE वो भी क्या आना चाहिए, 34। तब जाके हमें ये पता लगेगा कि हाँ भी चलो चारों साइड्स तो मेरी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब हम देखेंगे कि हाँ भी हमारे डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे देखो, अब EF मैंने निकाल दिया है, FG, GH
और HE, ये आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करोगे और कमेंट में मुझे बताओगे कि हाँ सर हमारा इन तीनों की साइड्स भी क्या आ रही है, √34 लेंथ आ रही है। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओगे। मैं अब निकाल के दिखा देता हूं आपको इसी का डायगोनल। देखो डायगोनल क्या है, EG। ठीक है, अब EG देखो क्या है आपके पास, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, क्या x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, E क्या है आपके पास, -4, 4 और G क्या है आपके पास 4, 2। ठीक है, अब मैं इसके अंदर देखो डायरेक्टली रख लेता हूं, ये हो गया x1 y1 x2 y2। देखो x2 माइनस x1, ठीक है, और फिर देखो x2 कितना है 4, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और -4, तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ, क्या आया +4 का स्क्वायर प्लस y2 2 और y1 कितना है 4, तो 2 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 4 + 4 हो गया 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 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 का 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन और प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इज 2। अब देखो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो आपके पास क्या आया √ में 68 यूनिट। अब इसे अगर हम चाहें तो हम इसे बाहर और निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखो 68 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूं तो क्या आएगा 2 3 4 2 17 और 17 इससे आगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 2 तो बाहर आ गया, तो इसका मतलब आ गया 2√17 यूनिट। अच्छा, अब 2√70 यूनिट आया हमारा क्या, एक डायगोनल का डिस्टेंस, तो दूसरे का भी हमारा 2√17 ही आना चाहिए। अगर ये आता है तो इसका मतलब कि जब चारों साइड्स इक्वल हो गई उनकी लेंथ, ठीक है, और उसके डायगोनल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब इसने स्क्वायर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है और ये क्या है, स्क्वायर की वर्टाइसेस हैं, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने एक डायगोनल निकाल दिया और एक साइड निकाल दी है, बाकी की 3 साइड आप निकालो और एक डायगोनल आप निकालो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि हाँ हमारा ये प्रूव हो गया है कि ये स्क्वायर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ना उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P की वैल्यू निकालो जब आपके पास ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं और बोला है कि ये कोलिनियर है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। देखो कोलिनियर का मतलब होता है जब सभी पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। और देखो 10th क्लास के अंदर ये वाला कुछ बच्चों के पास हो सकता है इस साल जो है ये वाला क्वेश्चन हट गया है क्योंकि आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिमूव हो गया है, तो ये वाला क्वेश्चन कुछ के पास है और कुछ बच्चों के पास नहीं है। तो जिनके पास है वो कर लेना और जिनके पास नहीं है वो मत करना। तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है P की वैल्यू निकालो, तो हमारे पास जब भी इस तरीके से क्वेश्चन होगा और P की वैल्यू निकालनी होगी और 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और बोलेगा कि वो कोलिनियर है, तो आपने इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 कर लेना। लेट कर लो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल वो नहीं जो आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगाते हो हाफ बेस इनटू हाइट, वो नहीं। ठीक है, आपको यहां पे पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता है, हाफ एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। पहले ऐसे लिख लो 3 बार, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई और एक्स वाई माइनस वाई। फिर उसके बाद 1 2 3 डालो, 1 2 3, फिर एक बारी 1 आगे आ गया, अब 2 को आगे ले आओ, 2 3 1, फिर 3 1 2, तो एक बारी 1 आगे आया, फिर 2 आ गया, फिर 3, ऐसे ही। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने क्या ले लिया, 0। ठीक है ना, ये आपने लेट किया था। अब यहां पे वैल्यूज रख लो, x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है, वैल्यूज को पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करा, x1 कितना है -5, y2 और y3 कितना है p और p -2। ठीक है, प्लस x2 कितना है 1, y3
-2, फिर फॉर्मूले के हिसाब से माइनस, और y1 कितना 1 प्लस x3 कितना है 4, y1 1 माइनस p, ठीक है। अच्छा 2 को तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हो गया 0। अब यहां पे आपके पास क्या बचा है -5, ठीक है। p एज इट इज, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया प्लस, और ये क्या आ गया 2, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 1 बाहर ही रहा, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया -3, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो ये ना दोनों डिफरेंट टर्म है तो इसलिए आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये 1 माइनस p ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, -5 को हमने पहले इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -5p, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया प्लस माइनस माइनस -10, प्लस माइनस -1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो +4, और 4 को p से मल्टीप्लाई करा तो प्लस माइनस माइनस, और क्या बना 4p। अब लाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स एक साइड कर लो, -5 को इधर उठा के ले आया तो साइन उसका प्लस का हो गया, 4 को भी उठा के इधर ले आया तो उसका भी साइन किसका हो गया प्लस का हो गया, और यहां पे आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो -13 और +4, ये आया आपके पास 9p, और ये आया -9, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई -1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 है। इसका मतलब दो कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने और इनके बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे गिवन है, दैट इज 10, ठीक है। क्या गिवन है 10 गिवन है। तो अब उसने बोला है कि भाई मुझे y की वैल्यू बताओ। तो जब भी कब ऐसे गिवन हो आपके पास क्वेश्चन में आए तो भी आपको यहां पे बोला है ना डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो क्या लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो PQ इज इक्वल टू आपने क्या रखा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। आप जिसमें आपके पास P क्या हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है जी। अच्छा PQ ऑलरेडी आपके पास गिवन है डिस्टेंस कितना 10, ठीक है जी। x2 10 -2 और उसका स्क्वायर, -2 का मतलब माइनस फॉर्मूले का और फिर x1 कितना था 2, ठीक है, प्लस y2 कितना है y, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर y1 कितना है -3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो tan इज इक्वल टू यहां पे आपके पास 10 - 2 इज 8 और उसका स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस अंदर क्या हो गया प्लस और 3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। tan इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां पे लग गया आपका क्या फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां पे आपने a स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 × 3 इज 6 × b इज y, तो 6y, ठीक है, 2ab। आगे बात समझ में। अब tan इज इक्वल टू अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस 6y, 9 और 64 आपका कितना हो गया प्लस 73, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 73। अब मुझको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यार मैं अंदर यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता और यहाँ पे ये क्या है 10 है, तो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ये रूट कट जाएगा। अब दो काम करते हैं ना, देखो जब हमारे पास एक साइड में क्या हो, जैसे हमने x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ले लिया तो यहाँ से हम स्क्वायर हटाते तो उस पर क्या आ जाता है रूट, तो ऐसे अगर हम यहाँ से रूट हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे या तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो या यहाँ से रूट हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो 10 का, तो यहाँ पे आपके पास 10 का स्क्वायर हो गया और यहाँ से रूट हट गया तो क्या आया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया कितना 100 और इक्वेशन क्या है y स्क्वायर प्लस 6y प्लस
3। ठीक है, अब 100 को उठा के एक साइड ले जाओ तो y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस क्या आया 100 इज इक्वल टू में क्या रह गया 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस 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 का साइन बड़ा है क्योंकि माइनस 100 है तो इसलिए साइन क्या आ गया माइनस का 27। ठीक है, अब ये बन गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसे हम या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब फैक्टराइजेशन मेथड को कई जगह पे मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोला जाता है, तो इसीलिए फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट दोनों बात क्या है सेम ही है। ठीक है, तो यहां पे हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा और -27 को एज इट इज रखा। ठीक है, बीच में हमारे पास जो टर्म है वो क्या है 6y। अब y के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1 को अगर मैं 27 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 27 आएगा। मुझे ऐसा नंबर चाहिए बीच में जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 27 आए और प्लस माइनस करूं तो मुझे क्या मिल जाए 6। तो 9 3 क्या होता है 27 और प्लस का 6 चाहिए तो प्लस के डिजिट को बड़ा रखेंगे और छोटा रखेंगे किसका 3 को। ठीक है, तो माइनस के डिजिट को क्या रख दिया छोटा, मतलब -3। तो अब देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस और प्लस का साइन बड़ा है तो 6 आ रहा है और यहां पे ये मल्टीप्लाई करने पे 27 भी बन रहा है। अब पेयर बना लो, बन गए पेयर। पेयर बनने के बाद इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है y कॉमन दिखाई दे रहा है, तो y कॉमन लिया, इसके पास कितना y बच गया 1 प्लस यहां पे से y कॉमन ले ले तो बचा क्या 9। फिर यहां पे इन दोनों में से ऐसा क्या कॉमन लू जो कि सेम यही ब्रैकेट बचे। ठीक है, तो -3 कॉमन लिया। ठीक है, जैसे ही मैं -3 कॉमन लूंगा तो यहां पे सेम यही ब्रैकेट बन गया y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर दोबारा हम इस पूरे में से कॉमन क्या ले सकते हैं y प्लस 9 कॉमन लिया तो बचा क्या ब्रैकेट में, उसे ब्रैकेट में लिख दो y माइनस 3। बचा क्या है y माइनस 3, उसे किस में लिख दो ब्रैकेट में। अब दोनों ही ब्रैकेट को किसके इक्वल रखो 0 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, जब मैं दोनों ही ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखता हूं तो y प्लस 9 इक्वल टू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली -9 और जब मैं y माइनस 3 को इक्वल टू 0 के रखता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 3। ठीक है, तो इसका मतलब y की वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिली, एक तो -9 मिली और एक मिली मेरे को क्या 3। अब ये देखेंगे कि भाई अगर मैं यहाँ पे -9 रखता हूं तो भी क्या मुझे 10 डिस्टेंस मिल रहा है या 3 रख रहा हूं तो भी मुझे 10 डिस्टेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पहले देखो यहाँ पे हमने क्या रखा -9, तो -9 प्लस 3 रखूंगा तो क्या आएगा -6 और उसका स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा 36 और 36 को 64 के साथ ऐड किया तो बना 100 और 100 का 100 रूट से 12 आएगा तो क्या आएगा 10। तो मुझे डिस्टेंस 10 मिल रहा है। अब 3 रख के देखते हैं। जब मैंने यहाँ पे 3 रखा तो 3 प्लस 3 मेरा क्या बना 6 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया फिर दोबारा 36 और 36 को 64 से ऐड किया तो फिर दोबारा क्या आ गया 100 आ गया और 100 किसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 10 का, तो फिर दोबारा मुझे क्या मिल गया डिस्टेंस 10 मिल गया। तो होप यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपके पास क्या कह रहा है कि इफ पॉइंट ए बी सी और डी ये चारों जो हैं पैरेललोग्राम ABCD के क्या है वर्टाइसेस हैं। ठीक है जी, तो पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस हमने देख लेते हैं। ठीक है, यहां पे A B C और D। अच्छा, अब A क्या है -2,1। ठीक है, B क्या है A,0, C क्या है 4,1 और डी क्या है 1,2। बेटा ये ध्यान रखना कि आप जब भी किसी फिगर को नाम देते हो ना तो एक सीक्वेंस में देना, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमेशा जो नाम दोगे वो सीक्वेंस में दोगे ABCD, ऐसे नहीं ABCD, गलत हो गया। ठीक है, सीक्वेंस अगर गलत लिख दी तो आपने चाहे पूरा आंसर कितना भी अच्छे से सॉल्व किया हो लेकिन वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए सीक्वेंस हमेशा एक क्यू में होनी चाहिए, मतलब या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा, अब उसने बोला है कि यहां पे आपको ए की वैल्यू निकालनी है और पैरेललोग्राम है। अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि देखो पैरेललोग्राम में जब हम डायगोनल्स बनाते हैं ना तो डायगोनल्स क्या होते हैं इंटरसेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, मतलब ओ पे।
ठीक है। तो इसका मतलब कि जब दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट दोनों ही लाइन पे मुझे मिल रहा है, एक कोऑर्डिनेट मुझे दोनों ही लाइन पे मिलेगा जो क्या होगा, दोनों के लिए कॉमन होगा। तो ओ मिड पॉइंट हो गया किसका, AC का भी, और ओ मिड पॉइंट हो गया किसका, BD का भी। तो दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसीलिए हम यहां पे इसको क्या रखेंगे, इसको हम रखेंगे O is midpoint of BD equals to O is midpoint of AC। ठीक है, दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई। ठीक है, क्या है, x1 प्लस x2 होल डिवाइड में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। सेम यहां पे भी x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो BD है तो x1 y1, इसे x2 y2 कर लो। ठीक है जी, अब यहां पे x1 प्लस x2 a प्लस 1 होल डिवाइड में 2 कॉमा y1 प्लस y2 0 कॉमा 0 प्लस 2 होल डिवाइड में 2। ठीक है, ऐसे ही अब AC के लिए आ जाओ। AC के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहां पे x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है, 4 होल डिवाइड में 2। ऐसे ही y1 कितना है, y1 है 1 प्लस y2 कितना है, 1 होल डिवाइड में 2। मुझे वैल्यू निकालनी है सिर्फ किसकी, a की। तो a देखो कहां पे, ये रहा x वाली टर्म में। तो x वाली टर्म इस साइड में x वाली टर्म के ही क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो दोनों को इक्वल रख दो, a प्लस 1 होल डिवाइड में 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 4 होल डिवाइड में 2। तो नीचे देखो दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कैंसिल कर दो। a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया, -2 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, प्लस का साइन, प्लस की डिजिट बड़ी है तो प्लस का 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a की वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिल गई, 1। ठीक है, अच्छा अब जो उसने बोला है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। उसने बोला है इफ P डिवाइड्स द साइड AB। अच्छा, AB ये रहा, ठीक है, AB को कौन डिवाइड कर रहा है, P। ठीक है जी, P डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 3:2 में, 3:2 में। तो उसने बोला जी इसके कोऑर्डिनेट निकालो। देखो जब भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मैंने यही बताया था, जब भी आपके पास रेशियो आ जाए तो वहां आप सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे। तो यहां पे आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि यहां पे आपके पास ये हो गया m, ये हो गया n, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। ठीक है, अब आपके पास यहां बीच में क्या होते हैं, x, y। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 होल डिवाइड में 2 और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 होल डिवाइड में 2। ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे और वैल्यूज को पुट करने के बाद देखो x एज इट इज रहेगा, y एज इट इज रहेगा। ठीक है, m हो गया आपके पास 3, x2 हो गया, a क्या आया है हमारा 1, तो यहां पे 1 रखेंगे, प्लस n क्या है 2 और x1 क्या है आपका -2 होल डिवाइड में 3 प्लस 2। ऐसे ही m क्या है आपका 3, y2 क्या है 0 प्लस n क्या है 2 और y1 क्या है 1 होल डिवाइड में 3 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे हमने इसको सॉल्व किया, 3 2 2 4 प्लस माइनस और 3 प्लस 2 इज 5। तो क्या आया, -1/5, प्लस माइनस की डिजिट बड़ी है तो इसलिए साइन माइनस का। फिर उसके बाद यहां पे अगर सॉल्व करेंगे तो 3 0 ये 0 है आपका, 0 2 1 2 और 3 प्लस 2 इज 5। तो क्या आया 2/5। ठीक है, तो यहां पे आपको P के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए, -1/5 और 2/5। आगे देखो उसने क्या बोला है, Q डिवाइड्स द साइड CD। अब ऐसे ही जैसे यहां पे AB को कौन डिवाइड कर रहा था, P, तो ऐसे ही CD को डिवाइड कर रहा है कौन, Q। कौन डिवाइड कर रहा है, Q, और वो किस रेशियो में कर रहा है, 4:3।
1 में। तो उसने बोला है कि P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं मैंने। सेम इसी तरीके से अब C और D को आप सॉल्व करो, फिर दोबारा सेक्शन फॉर्मूले में पुट करो और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। और मुझे भाई तुम लोग कमेंट्स में निकाल के आंसर्स को बताते भी रहा करो, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ भी तुम लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये जनवरी अभी जो मैं इंस्टाग्राम पे डे 1 से आपको जितने भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ और यूट्यूब पे उनके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ऐसे ही आप अगर मेरे साथ अपने मैथ्स के एग्जाम तक बने रहे तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स अभी भी आ सकते हैं। अभी भी आप कोई लेट नहीं हुए। जिन बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है, जिन्हें कम आता है या जिन्हें बेसिक्स नहीं आते हैं या जिन्हें अभी भी थोड़ी बहुत डाउट्स हैं, तो वो भी अगर अच्छे से अभी भी अगर मेरे साथ सारी चीज़ें करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि हाँ आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। मैंने देखो आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन अगर आए, 4 पार्ट्स आए, तो बात क्या है कि एक लाइन है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास A और B, उसको आपने नाम दे दिया और उसने उस लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट्स भी आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिए हैं, अब उसके बाद उसने बोला है कि इस लाइन के ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3, तो इसका मतलब इसी लाइन को हमने 3 पार्ट में काटना है। तो हमने ये कर दिया, देखो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, तो 3 पार्ट हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसको नाम भी दे देते हैं, मैंने C और D नाम दे दिया। अच्छा अब देखो, जब मैं A से C तक जा रहा हूं तो लाइन कितनी बार कट रही है, एक बार, और जब मैं C से B तक जा रहा हूं तो लाइन कितनी बार कट रही है, 1 और 2। तो इसका मतलब C के जो रेशियो मिले वो मेरे को मिले 1:2। ठीक है, C के रेशियो क्या मिल गए, 1:2। ऐसी अगर मैं बात करता हूं D के लिए, तो A से जब मैं D तक जाऊंगा तो कितने पार्ट में कट रही है लाइन, 1 और 1 2। ठीक है, तो 2। और D से B तक जाऊंगा तो कितनी बार में कट रही है, एक बार कट रही है लाइन, तो इसका रेशियो क्या मिल गया, 2:1। अब देखो, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अब यहां पे फिर दोबारा रेशियो आ गया है, तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना होगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो अब आप क्या करो, पहले A और B के कोऑर्डिनेट लिखो और C को रखो बीच में। ठीक है, C को लाइन पे रखा और C के रेशियो क्या है, 1:2। तो पहले आप C के लिए बात करो और C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो। ये हो गया आपके पास MN x1 y1 x2 y2। ठीक है, अच्छा अब मैं बात कर रहा हूं D के लिए, तो फिर दोबारा से AB को रखो। ठीक है, और यहां पे अब रख दो D। अब D का क्या है रेशियो, 2:1, और AB क्या है 4, -1 और 2, -3। ठीक है, फिर दोबारा ये हो गया M, ये हो गया N और ये हो गया x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यहां पे आपके पास फिर दोबारा कौन सा फॉर्मूला लग गया, सेक्शन फॉर्मूला। और यहां पे मैंने ये दोनों चीजें आपको लिख के दे दी हैं। अब इसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि किस तरीके इसके C के और D के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। होप आप लोगों को वीडियो ये अच्छी लगी होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो और ऐसे ही मुझे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग अपने मैथ्स के मार्क्स को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर सको। थैंक यू।